बच्चों, तो स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल रिजल्ट वाला, जो कि एक यूनिट है श्योर सक्सेस इंग्लिश एकेडमी का। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लास 10 मतलब 10वीं कक्षा का फिजिक्स मतलब भौतिकी, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 3 लेक्चर बनाकर YouTube पे अपलोड कर दिया है ना? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आपको फौरन पहुंच जाए, है ना? और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि उससे वो नोटिफाई कर देता है कि हमारा वीडियो आया है। ठीक, उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और उन लोगों को भी बताएं यहाँ रिजल्ट वाला चैनल पे जो है क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है ना? और आप लोग हमें कमेंट भी करें ताकि हमें समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब क्लैरिटी मिल रही है या नहीं। समझ में आया? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? 10वीं कक्षा का भौतिकी चैप्टर, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप आज नहीं मतलब डायरेक्ट इसी वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा, अगर देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर चेक कर ले, फिर आप जो है इस वीडियो में आए। ठीक है? तो मैं लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, है ना, तो आप लोग जो भी पुराने हैं उन लोगों को याद होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट क्लास एक क्विक रिकैप जल्द से देख लेता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तो मैंने लास्ट क्लास में जो मेरा टॉपिक जो डिस्कस हुआ था उसमें था, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में बताया था मैंने कि परावर्तन क्या होता है। क्या होता है? देखिए, एक ऐसा फिनोमिना है जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसका जो बॉल होता है, मान लीजिए वो भी रबर का अगर बॉल है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, अगर हम वॉल पे थ्रो करते हैं तो वो बाउंस बैक करके वापस चला आता है। सेम यही फिनोमिना जो है वो प्रकाश का परावर्तन है, कि जब लाइट जो प्रकाश होती है किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर टकराती है तो वो भी क्या होती है, वापस चली आती है। ठीक है ना? मगर वो 2 नियम को फॉलो करते भी आती है। ठीक है ना? कौन से 2 नियम है? तो पहला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण, वो दोनों एक दूसरे का बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। अगर इसके बारे में आपको डीपली जानना है तो हमारे वीडियो जाकर, जो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे है 3 वीडियो, उसमें जो है लास्ट वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया है ना, वो जाकर आप लोग देख लीजिए। फिर मैंने डिस्कस किया था परावर्तन का प्रकार भी बताया था मैंने कि 2 तरह का परावर्तन होते हैं। एक जो होते हैं नियमित परावर्तन होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, अनियमित परावर्तन। समझे बच्चों? तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जैसे कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लें हम कि नियमित परावर्तन की ही वजह से हम लोग क्या करते हैं, छवि जो होता है, हमारा प्रतिबिंब जो होता है, साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है? और नियमित परावर्तन जो होता है आपका, वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है। ठीक? और फ्लैट सरफेस नहीं, मतलब प्लेन सरफेस कहने का मतलब है स्मूथ होना चाहिए, उबड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में? मतलब इस तरह का सरफेस नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का सरफेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब या तो ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ऐसे होना चाहिए, या ऐसे किसी तरह का जो कर्व हो वो फ्लैट हो। इस तरह के जो सरफेस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के सरफेस पे जो परावर्तन होते हैं, या इस पे हो या इस पे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और इस तरह के सरफेस पे जो परावर्तन होते हैं, है ना, जो परावर्तन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक चमका कि नहीं चमका? चमक रहा है ना? ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने पहले बता दिया वो पढ़ाया था। फिर मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, ना, बहुत अच्छे से मैंने डीपली डिस्कस किया है। आप लोग, हम सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप लोग डीपली जानना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो जो है उस पे जाके देख सकते हैं। मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया था, जब जो भी किसी वस्तु से जो प्रकाश निकलती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, वो जब उसकी प्रकाश जिस बिंदु पे जाके इकट्ठा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकट्ठा होती है या होती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना? होती है और होती हुई प्रतीत होती है, दोनों के बेस पे हम जो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के, है ना। एक होते हैं क्या, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब जो कि एक्चुअल में जाके मिलती है, जहाँ पे इकट्ठा होती है।
एक जो होती है आभासी प्रतिबिंब, जहाँ पे मिलती नहीं है असल में, मगर ऐसा लगता है कि उधर से ही मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वहां पे जाके वो मिल जाती है अगर जाती उधर तो। समझ में आया? तो ये दो तरह का, उसके बाद मैंने उसके गुण और उसके प्रॉपर्टीज जो भी है मैंने डिस्कस किया है ना। ओके, आप अगर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दर्पण डिस्कस किया था। दर्पण बताया था कि दर्पण वो चीज होता है जो एकदम चिकनी और चमकीली होता है और प्रकाश को पूर्ण रूप से क्या करता है, परावर्तित करता है। फिर मैंने दर्पण का प्रकार पढ़े थे कि दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो मैंने समतल दर्पण का पूरा मतलब जो भी डिस्कस करना था कि समतल दर्पण क्या होते हैं, है ना, उसके क्या उपयोग है ना, उसको क्या, उसकी क्या गुण है ना, और दो समतल दर्पण को किसी एंगल थीटा पे रखते हैं तो उसके बीच कितनी प्रतिबिंब बनती है, जब समतल दर्पण आमने सामने रखती है तो कितनी प्रतिबिंब, सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, है ना, तो अगर आज इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं आप लोग, है ना, इससे पहले किसी वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वो तीनों वीडियो देख ले, फिर जाकर आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है गोलीय दर्पण। चलिए तो हम बारी बारी से, है ना, क्लैरिटी के साथ, है ना, एकदम बारीकी चीज देखते हुए सबका क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण असल में होता क्या है। देखिए गोलीय दर्पण एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक गोला, खोखला गोला का भाग होता है। क्या होता है? खोखला गोला का भाग होता है। और ऐसा कोई खोखला गोला मतलब ऐसा नहीं कि हम लकड़ी का गोला काट लिए, खोखला बना दिए, है ना, और उसको हम कहेंगे कि ये गोलीय दर्पण है, तो नहीं, वो चिकनी भी होनी चाहिए, चमकीली भी होनी चाहिए और प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रवर्तित भी करना चाहिए उसका, ठीक है, होना चाहिए उससे, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी दर्पण का डिफिनेशन बता चुका हूँ कि दर्पण क्या होता है, मतलब वो दर्पण होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही होता है दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। और दूसरे शब्दों में हम उसको यूं समझते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है कि एक होता है अंदर की तरफ उभरा हुआ हो या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। समझ में? देखिए जैसे ये क्या है मेरा, ये अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, ये क्या है मेरा, बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इस प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। दूसरा पहला डिफिनेशन मैंने क्या बोला कि किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान लीजिए मेरा गोला है तो इसी का तो ये दर्पण है, इसी गोले का भाग है। समझ में आया? ये तो दर्पण है, यही दर्पण है, यहाँ से यहीं तक का दर्पण है, ठीक है ना। बाकी सबको कट कर दिया गया है। देखिए डॉटेड लाइन से हम जो इंडिकेट कर रहे हैं वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। देखिए जैसे गोला है, गोला का ये भाग हुआ, ठीक है ना। ओके, इसका दूसरे तरफ जो है ना, इसको क्या करते हैं, पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे ना हम तो क्या होगा, वो प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रवर्तित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रवर्तित नहीं करेगा। समझे बच्चों? समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? समझ में आया ना? तो गोलीय दर्पण यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हम डिस्कस करते हैं वो है क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार। जिस तरह से हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़े हैं उसी तरह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। किस बेस पे हमने बांटा? मैंने क्या बताया, पहला डिफिनेशन मैंने बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, मतलब उसका परावर्तक सतह क्या इस तरह से धंसा हुआ हो, मतलब ये परावर्तक सतह हो। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, प्रकाश को प्रवर्तित करता हो, ठीक है ना। ये प्रकाश को प्रवर्तित करता हो, ठीक। उसे क्या होता है, वो गोलीय दर्पण है ना, अंदर की तरफ धंसा हुआ। दूसरा मैंने क्या बताया, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, क्या हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, कुछ इस प्रकार का। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत अच्छा है। आप अपने घर में जो कटोरा यूज करते हैं, बॉल है ना, जो यूज करते हैं, कोई सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोलीय दर्पण का। आप देखिएगा अंदर से, जब देखिएगा जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है
वो मतलब अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो बाहर से दिखेगा ना, तो बाहर तो क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है, यही है, ठीक है ना। एकदम सेम आप मान लेते हैं कटोरा तो बेस्ट एग्जांपल है जो है आपका गोलीय दर्पण का, ना दोनों उसमें दोनों आपको दिखेगा, अंदर से दिखेगा, जब धसा हुआ की तरफ से दिखेगा तो क्या लगेगा आपको कि ये जो है क्या होगा, वो किस तरफ व्यवहार करेगा, तो एकदम अवतल दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है वो कैसा व्यवहार करेगा, वो उत्तल दर्पण के। इसके बारे में हम डीपली जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। अभी घबराइएगा नहीं, अभी हमारा क्लास जो है स्टार्टिंग है, बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक भी होने वाला है, एक बार अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, सब टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये सी जो देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जो होता है, ये क्या होते हैं, ये जो आप एफ देख रहे हैं, ये जो पी देख रहे हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये डिस्टेंस है ना, एक और डिस्टेंस होता है यहाँ पे, ये जो ये देख रहे हैं, ये सब एक्चुअल में है क्या, ये सब एक्चुअल में असल में ये है क्या। चलिए हम बारी बारी से जो होते हैं देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू गोलीय दर्पण, कुछ महत्वपूर्ण पद या तथ्य किससे संबंधित, गोलीय दर्पण से, ठीक है ना। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर। देखिए तो बारी बारी से हम दो दर्पण बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हम दो दर्पण बना लेते हैं। लाइट कलर बढ़िया यूज होता है ना, चलिए हम बारी बारी से दो दर्पण बनाते हैं। एक जो दर्पण बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, अंदर की तरफ, इसको क्या बना रहे हैं हम लोग, अंदर की तरफ ये धसा हुआ है, ठीक। दूसरा जो दर्पण हम लोग बनाएंगे बाहर की तरफ उभरा हुआ। देखिए हम इसलिए दोनों दर्पण ले रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, है ना, समझ में आ जाए कि दोनों में जो है जो दोनों का जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो क्या होते हैं, है ना, दोनों में आपको समझ में आ जाए। अगर हम अवतल दर्पण में बता देंगे तो फिर आप अगर आगे चलकर कंफ्यूज हो जाइएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर जाकर उसके बाद बारी बारी से दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पोल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए पोल मतलब ध्रुव, क्या, ध्रुव। देखिए इसका जो होता है, ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण का जो बीचों बीच भाग होता है, वो पॉइंट जो दर्पण को समद्विभाजित कर देता है, एक बराबर भागों में, मतलब सॉरी, दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस दर्पण का क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमें, ये पॉइंट जो है बांट रहा है दो भागों में, इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट जो है हमें क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट रहा है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बच्चों बताओ क्या बोलते हैं उसे, ध्रुव। चमका कि नहीं चमका बच्चों, ध्रुव क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है या विभाजित करता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव। चमका कि नहीं चमका बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पद होने वाला है, टर्म होने वाला है, उसको हम लोग बोलते क्या है, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता केंद्र जानते हैं हम लोग क्या होता है, क्या, वक्रता केंद्र। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है कि नहीं, मैंने अभी बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग होता है, ठीक, क्या होता है, गोले का भाग। उस गोला का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, सेंटर रहा होगा, है ना, तो उसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का या जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसके जो सेंटर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं उसे हम लोग, वक्रता केंद्र। चमका कि नहीं चमका बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आना चाहिए, देखिए फील आना चाहिए पढ़ने में, जो है हमें क्या आना चाहिए,
फील आना चाहिए, ठीक है ना। अगर फील नहीं आएगा, जब तक हम उसे फील करके नहीं पढ़ेंगे, तब अगर हम ऐसे ही रट्टा मार के पढ़ेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा कि हम जो है बस कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए याद रख पाएंगे। अगर हमें फील आने लगेगा तो क्या होगा कि जो मैंने पढ़ा है वो वर्षों तक, सदियों मतलब काफी वर्षों तक, दशकों तक याद रहेगा आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे P क्यों लिखे हैं हम, यहाँ पे C क्यों लिखे हैं। देखिए जो P जो होता है, P हम P से क्या करते हैं, ध्रुव को डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। उसी तरह हम वक्ता केंद्रों को किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। देखिए इस जगह हम सिर्फ C लिख दिया क्योंकि यहाँ हमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, देखिए मान लीजिए क्या है मेरा, एक खोखला गोला है। क्या है मेरा, ये खोखला गोला है, जिसका सेंटर क्या है मेरा, ये है। उसी तरह इसको भी मान लीजिए आप, ये क्या है मेरा, ये खोखला गोला है ना। देखिए मेरा क्या है ना, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है बच्चों, तो ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना, ठीक है ना। पता नहीं बचपन से ही मैं बहुत कमजोर रहा हूँ ड्राइंग में, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ, गोलीय दर्पण। अच्छा एक मिनट, सेंटर में नहीं लगना है ना, चलो हटा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, नहीं हट गया। तो ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, इसमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर क्या हो गया मेरा, सेंटर है इसका, खोखले गोले का। इसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। तो चमका कि नहीं चमका बच्चों। देखिए आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम पर्पज से भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है जो 10 का जो साइंस होता है वो मानिए नहीं, ये होता ही है 12 का बेस होता है, और 9 का जो साइंस होता है वो 11 का बेस होता है। अगर आप लोग 9, 10 का साइंस अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर नहीं होगा ना बच्चों, तो समझिए कि आप 11, 12 में, मतलब समझिए कि जैसे होता है ना कि डायरेक्ट आपको ना फुनगी पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या चढ़ा दिया जाएगा, फुनगी पे। आपको ये नहीं मालूम होगा कि जड़ी पे कैसे चढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो बेस होता है ना, 11, 12 का जो बेस होता है वो 9 और 10 का साइंस, 11, 12 का साइंस का जो बेस होता है वो 9 और 12, 10 का जो भी हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पढ़िएगा आप लोग वो गहन अध्ययन कीजिएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ने के लिए पढ़िएगा आप लोग, आगे के मतलब जो हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं, मतलब आगे का फ्यूचर सोच के हम लोग यहाँ पे एकदम गहन अध्ययन करके पढ़ेंगे, ठीक है। समझ पाया बच्चों, कैसे पढ़ना हम लोगों को एकदम डीपली, है ना, गहन अध्ययन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या टर्म है नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। बच्चों क्या टर्म है नेक्स्ट, वक्रता। देखिए हम पहले क्या उसका शॉर्ट ही दे, जिसे हम डिनोट करते हैं ना, उसी से हम उसको मान लीजिए इसको P को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट टर्म होने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको इसी जगह पे कर देते, ये सही रहेगा, है ना, वो ज्यादा नीचे लग रहा है। अरे चलो ठीक आ गया, तो रहना दोस्तों, है ना। जो नेक्स्ट टर्म है वक्ता त्रिज्या। देखिए मैंने आपको अभी जो वक्ता केंद्र समझाया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। उसी तरह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए खोखला गोला इसका जो भाग है, इसकी जो त्रिज्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या वक्रता केंद्र कह दिए, समझो बच्चों। ऐसे वक्ता त्रिज्या कहती है, गोलीय दर्पण की जिसकी त्रिज्या क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। चमका कि नहीं चमका, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो इसका एक और डिफिनेशन ले लीजिएगा। एक तो हम समझ गए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरा क्या डिफिनेशन है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसकी वक्ता केंद्र मेरा ये है, ध्रुव मेरा कौन है, ये वक्ता केंद्र मेरा कौन है, ये है, ध्रुव भी है। देखिए गोलीय दर्पण में इस तरह का जो अंदर की तरफ धसा हुआ दर्पण होता है उसका सब चीज जो होता है दर्पण के बाएं तरफ होता है, बाहर की तरफ जो उभरा हुआ होता है उसका जो भी टर्म होता है वो दर्पण के, जैसे यहाँ पे वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं दर्पण के दाएं तरफ, है ना। दोनों में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है।
तो क्या मैंने बताया, वक्ता त्रिज्या किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। दूसरे शब्दों में क्या जाने हम लोग कि गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, हाँ, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चमकागिरी बच्चों, सॉरी सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं उसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चमकागिरी जिनको बच्चों समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 3 टर्म तो अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला टर्म हमने ध्रुव पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्ता केंद्र पढ़ा, तीसरा मैंने वक्रता त्रिज्या पढ़ा। चलिए अब हम चौथा टर्म देखते हैं कि चौथा टर्म क्या है। देखिए चौथा टर्म जो होता है वो प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है चौथा टर्म, प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष क्या होता है, ये एक रेखा होती है, क्या होती है, एक रेखा होती है जो अनंत से आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाती है। क्या करती है ये, अनंत से आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को क्या करती है, वो मिलाती है। ये रेखा इसे हम एक्स एंड, है ना, क्या नाम देते हैं, एक्स एंड एक्स डैश, क्या नाम देते हैं इसे हम, एक्स एंड एक्स डैश नाम दे देते हैं। क्या है प्रधान अक्ष, क्या होता है, प्रधान अक्ष जो होता है, ओ सॉरी, प्रधान अक्ष, है ना, इसका 2 नाम है, एक मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, समझ में आया। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, एक मिनट, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम एक्स एंड एक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, ये एक रेखा होती है जो अनंत से मतलब एक रेखा जो मिलाती है ध्रुव और वक्ता केंद्र को, अनंत से आकर फिर दर्पण के पीछे होती हुई गुजर जाती है। समझ में आया, इसका ज्यादा कुछ जानने की, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है, एक रेखा है जो अनंत से आकर वक्ता केंद्र ध्रुव को क्या करती है, मिलाती हुई पार कर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए ये जो अगला जो टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। चलिए तो हम लोग अगला टर्म जो पढ़ते हैं उसका जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस या मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, फोकस या मुख्य फोकस। देखिए हम लोग ने अभी 4 चीज डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया, ध्रुव डिस्कस किया, वक्ता केंद्र डिस्कस किया, वक्ता त्रिज्या डिस्कस किया, चौथा मैंने मुख्य डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि ये चारों चीज का जरूरत है, तब जाके हम फोकस समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए फोकस क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर, क्या जो प्रकाश की स्रोत होती है उससे निकलकर प्रधान अक्ष के समांतर अगर निकलती है, किसके समांतर, प्रधान अक्ष क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया ना कि ये एक लाइन होती है जो वक्ता केंद्र ध्रुव को मिलाती है। हाँ एक चीज और है, प्रधान अक्ष जो है ना, हम लोग अभिलंब जो पढ़े हैं उसी के तरह व्यवहार भी करता है प्रधान अक्ष। क्योंकि देखिए एक लंबवत ही है ना, एक तरह से यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, समझ में आया। किसके तरह व्यवहार करता है वो प्रधान अक्ष, किसके तरह करता है, अभिलंब की तरह, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है, क्या हो रही है, प्रकाश की किरण दर्पण पे आ रही है, आने के बाद फिर जब दर्पण पे कोई भी किरण पड़ती है तो क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। ठीक है, तो वही जब उसका परावर्तन जो होता है, परावर्तन होने के बाद वो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हुई चली जाती है ना। तो जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। इसमें कुछ इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ से ऐसी किरण आई, ये ऐसे चली गई है ना, और ये इस तरह से पीछे की तरफ काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इधर डाइवर्ट हो जा रही है, मतलब निकल जा रही है। ठीक है, मगर पीछे अगर इस तरह से हम मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर जाकर वो मिलेगी, है ना। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती है। क्या होती है? जब प्रकाश की किरण या जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर किसी दर्पण पे आती है, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस या फोकस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? चमका के नहीं चमका? समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए, ठीक? ओके, जो आखिरी और मेरा लास्ट टर्म है ना, इसका मतलब छठा और मेरा जो लास्ट टर्म है उसका नाम है क्या मेरा? फोकल लेंथ। फोकस दूरी या फोकल लेंथ। देखिए बस इसका एक ही यही डिफिनेशन है। जैसे हम लोग वक्ता त्रिज्या को बोले ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं? वक्ता त्रिज्या। उसी तरह से हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कह देते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? बच्चों बोलो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, LENGTH। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से, है ना। जैसे ये वाला मेरा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा? फोकल लेंथ। यहाँ तक चमका कि नहीं चमका बच्चों? समझ में आ? देखिए फील आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली किसी भी चीज को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक वो चीज हमको समझ में नहीं आए तब तक हमको उसको पढ़ने से कोई बेनिफिट है ही नहीं, फायदा ही नहीं। क्या मतलब पढ़े, है ना। तो बच्चों ये तो ध्यान लगाकर गहन अध्ययन कीजिए आप लोग। अब कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप एक बार उनको कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। ये 6 चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, फोकस का एक और डिफिनेशन होता है, ये जो होता है वक्ता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। चलिए बारी बारी से हम किताबी नॉलेज से परिभाषित करते हैं। देखिए हम जो है ना, मेरा अपना जो मानना है, हम जो है रेक्टिफिकेशन पे एकदम भरोसा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? रेक्टिफिकेशन पे। देखिए आप लोग जो है ना वेल एजुकेटेड बने। क्या बने? वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन नहीं बने। वेल ट्रेन मतलब क्या होता है? जिसको ट्रेन किया जाता है। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं डेली लाइफ में हम, कि बच्चा को हम जो है एक चीज सिखा रहे हैं, 2 + 2 4, है ना, या नहीं सही 2 + 3 क्या सिखाया हम? 5। वो बच्चा रट है 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 3 5, है ना। आगे हम उससे जाके पूछ दिए, उसी को उल्टा करके तुम बता हमको 3 + 2 क्या होता है। तो जो वेल ट्रेन होगा, जो रट्टू तोता होगा, वो जो होगा मुंह बांधेगा कि जा ये तो हम पढ़े ही नहीं है। आप मूवी देखे होंगे 3 इडियट, है ना। 3 इडियट में आप देखे होंगे एक स्टूडेंट होता है 3 इडियट में, चतुर राम लिंगन, है ना, जिसको सब चतुर चतुर करके चिढ़ाते भी है ना। उसमें 3 हीरो है ना, आमिर खान है, सलमान जोशी, एक और कोई है, ठीक है, नाम ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या कहता है कि जो आप काफी ज्यादा वायरल भी होती है, आप यूट्यूब पे अक्सर बेशतर वो वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। क्या करता है उसमें कि इसका जो लेक्चर रहता है तो रेक्टिफिकेशन रहता है, उनको समझ में आता नहीं है, बस रट्टा मारते जाता है। हमें जो भी पढ़ता है वो बस रट्टा मार के पढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उसका जो लेक्चर रहता है, जो टीचर्स डे पे उसको भाषण देना होता है, क्या देना होता है? भाषण, स्पीच देना होता है। उसमें क्या करता है जो हीरो रहता है आमिर खान, उसके स्पीच को ना थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है ना, कुछ शब्द को रिप्लेस कर देता है, जिसका मतलब ही साफ एकदम वल्गर हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो उसका मूवी में देखिएगा उसका कितना मतलब सब लोग हंसते हैं उस पे, है ना, उसको कितना मजाक बनता है। इसीलिए हम जो है रेक्टिफिकेशन पे भरोसा नहीं करते, है ना। रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि जो चीज आप हमको कह देंगे कि इस डायरेक्शन में पश्चिम है ना, और तो वो अगर कह दूं कि इस डायरेक्शन में पश्चिम है, तो बस वो पश्चिम के बारे में ही जानेगा, है ना। ये नहीं जानेगा कि पूर्व किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ठीक है ना। अगर हम कोई चीज उसको समझा देते तो बस जिस चीज के बारे में उसको बताए बस उसी चीज को रट्टा मारेगा। जैसे उसको हम कह दिए 3 × 5 क्या होता है? 15 होता है ना। तो बस यही जानेगा कि 3 × 5 क्या होता है? 15 होता है। अगर उससे अगर हम पूछ दें कि बताओ 5 × 3 क्या होता है, तो मुंह बातेगा, वो नहीं बता पाएगा। इसी को बोलते हैं वेल ट्रेन। समझ में आया? वेल ट्रेन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। देखिए वेल एजुकेटेड किसको कहते हैं ये समझिए। वेल एजुकेटेड उसको कहते हैं, जैसे अगर हम उसे ये बता दिए कि 2 × 3 6 होता है ना, और उसको
वो जान जाएगा कि गुना का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कि एक दूसरे को 2 into 3 कहने का मतलब है 2 को 3 बार हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। तो वो जान जाएगा कि 2 into 3 जब 6 हो रहा है, अब हम उसी से उल्टा करके 3 into 2 पूछेंगे, अब क्या करेगा वो 3 को 2 बार ऐड करके उसको बता देगा कि 6 होगा, ठीक है। इसको उसको क्या होता है, वो समझ कर पढ़ता है। वेल एजुकेटेड क्या होता है, वो समझ कर पढ़ता है ना, सीधे रेक्टिफिकेशन नहीं करता है। तो कोई भी चीज को जब आप पढ़िए तो समझ के पढ़िए, ठीक है ना। समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप वेल ट्रेन नहीं बनिए, है ना, रट्टू तोता नहीं बनिए, है ना। मेरा नाम गधा है, मेरा नाम गधा है, मेरा नाम गधा है, इस तरह से मत मतलब बकिए, ठीक है ना। उसका मतलब समझिए कि गधा का मतलब क्या होता है। अगर आप जान जाइए गधा का, आप कहाँ पाइएगा कि मेरा नाम गधा है, नहीं कहिएगा ना। गधा क्या होता है, बुर्बक जानवर का नाम है, बेवकूफ जानवर का नाम है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है वेल एजुकेटेड बने, वेल ट्रेंड ना बने। समझ में, वेल एजुकेटेड बनिएगा तो सफलता आपको, आपके पास मूवी में ही बोलता है कि एक्सीलेंट के पीछे जाओ, किसके पीछे, एक्सीलेंट के पीछे, है ना, सफलता झट मार के आएगी। समझ में आया बच्चों। तो कभी भी रट्टू तोता आप लोग न बने, कोई भी चीज थोड़ा सा ही पढ़े और उसे अच्छे से समझ कर पढ़े, है ना। उसको आपको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। ऐसे ही बस हम पढ़ रहे हैं रट्टा मारे, इस तरह से मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आज है कल सफा है ना, ठीक है। कल आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप समझ कर पढ़िएगा तो आज भी याद रहेगा, कई वर्षों तक आपको याद वो चीज रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम किताबी जो रट्टू जो लोग होते हैं उनके लिए भी है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम बहुत लोग होते हैं आदत से मजबूर होते हैं कि नहीं हम रट के ही याद करेंगे, तो उनके लिए किताबी जो लैंग्वेज में जो भी डेफिनेशन है, अभी तो जो वेल एजुकेटेड होंगे वो उसी से समझ ही होंगे, वो अपना डेफिनेशन खुद बना लेंगे, ठीक है ना। अब जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए है ध्रुव। क्या होता है, दर्पण के सतह के केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, पी से दर्शाते हैं। दूसरा जो मेरा वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसे क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण का ना, गोले का भाग होता है जो छूट गया है, उसके केंद्र को क्या, उसके केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया। इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सी से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए, फील आना चाहिए। रट्टू तोता नहीं बनी है, ठीक है ना। चमका ही नहीं चमका, चमकना भी चाहिए, ठीक है ना। चमकने का मतलब है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट जो है क्या बताया था मैंने, वक्ता त्रिज्या। ध्रुव और पोल जो होता है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। दूसरे शब्दों में मैंने क्या बोला था आपको कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग, वक्ता त्रिज्या। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से डिनोट करते हैं। चौथा जो मेरा था प्रधान अक्ष, यानी प्रधान अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष। इसे सॉरी एक्स या एक्स डैश हम बोल सकते हैं, एक्स एक्स डैश, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पांचवा क्या बोला मैंने, फोकस के बारे में बताया था कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, नहीं ये डिफिनेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया, है ना। जब इसे लिखिएगा, हम जो लिखा है ना, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलती है ना, प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, किसके, प्रधान अक्ष के समांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर होगा तो ये है ना, ठीक है। पड़ती है, क्या करती है, पड़ती है, पड़ती में बड़ी होगा ना, पड़ती है। तो अब यहां से लिखिएगा ना, पड़ती है तो अब यहां से लिखिएगा, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। बीच में जो है किरणें, यहाँ से ये जब ई वाला नहीं लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, क्या, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर किसी दर्पण पे, है ना, पड़ती है, क्या, किसी दर्पण पे, क्या, किसी दर्पण पे, ठीक है। इस पे दर्पण पे या गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण पे
ठीक है। गोलीय दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पी नहीं लिखिए, मुख्य अक्ष का डायरेक्शन एग्जैक्ट होगा, ये नहीं लिखेगा, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोकस। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, डेफिनेशन थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना, होता है ना। तो इसे किसे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो मेरा टर्म था फोकस दूरी, जो मैंने बताया था ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। मैंने फिर एक रिलेशन बताया था r इक्वल टू 2f, मतलब फोकस जो होता है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसे मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा बच्चों, प्रूफ करवाऊंगा, मतलब साबित करके बताऊंगा कि हाँ ये होती है, ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करके, ठीक है। तो ये अभी पेशेंस रखिए, जब इसका लेक्चर आएगा उसमें हम नेक्स्ट ही लेक्चर में शायद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक स्टारमैन जो है यहाँ पे दर्पण का मुख्य अक्ष जो होता है किसके तरफ व्यवहार करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दर्पण के प्रधान अक्ष जो होता है किसके तरफ व्यवहार करता है, वो अभिलंब के तरफ। चलिए अगला जो टॉपिक है मेरा वो होगा मेरा साइन कन्वेंशन। क्या है मेरा, साइन कन्वेंशन। आज सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करके हम जो है क्या करेंगे, अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे और गोलीय दर्पण का साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे अभी, है ना। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको ऑर्थो दर्पण पढ़ाएंगे। तो चलिए हम साइन कन्वेंशन जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण, थोड़ा कलरफुल यूज करते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए दर्पण में बनने वाली, बनाने वाली नहीं, एक क्या करता है, बनने वाली वस्तु दूरी, क्या वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और क्या है मेरा ऊंचाई, इनके जी प्लस माइनस क्या करने, तय करने के नियम को, क्या तय करने के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन। देखिए बच्चों यहाँ पे दो तीन चीज नहीं दिख रही है ना, एक वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और क्या है मेरा ऊंचाई, ठीक है। ये तीन चीज क्या दिख रही है हमारी, नहीं दिख रही है। चलिए एक डायग्राम से हम लोग जानते हैं वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। चलिए हम बनाइए देते हैं, कॉपी हो सकता है क्या, नहीं छोड़ो, चलो ये मत देखना, सिर्फ हम ये समझा रहे हैं, ठीक है ना, डायग्राम देखना, ठीक है। चलो देखिए, छोड़ो बनाइए, हाँ वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, ये इतना तो मैं बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण कौन है, इसे देख के आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। बाद में ये ऑलरेडी पढ़ा, बाद में उसको डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसका परावर्तक सतह कौन है, ये, इसका परावर्तक सतह कौन है, ये, ठीक है। देखिए इतना समझ में आया। देखिए अगर आप इसमें अगर किसी चीज का फोटो अगर देखना होगा आपको, दर्पण के सामने रखेंगे कि पीछे रखेंगे, ऑब्वियसली सामने रखेंगे, तो वस्तु दूरी क्या होता है, यहाँ रख दिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना। ये क्यों बोला हूँ मैं, आगे चल के साइन कन्वेंशन जब पढ़ाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई इंसान है, ठीक है, क्या है ये मेरा, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है। तो देखिए ये जो वस्तु है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब मान लीजिए उसका इमेज कहाँ पे बना मेरा, यहाँ पे बना, ठीक है, कहाँ पे बना, ये उल्टा क्यों बना मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वस्तु दूरी, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वस्तु की ऊंचाई, चाहे भी हो या वो हो, ठीक है ना, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें कैसा बनता है प्रतिबिंब, यहाँ पे ऐसे बनेगा छोटा सा, है ना, सीधे बनता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इसका मेरा क्या हो गया, वस्तु दूरी। क्या हो गया ये मेरा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, बोलो बच्चों क्या हुआ, हाँ वस्तु दूरी। क्या कहलाएगा बच्चों,
वस्तु और दर्पण के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, और दर्पण और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। समझ में आया बच्चों, प्रतिबिंब दूरी क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। ठीक, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऊंचाई, एच ओ। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच ओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच आई। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं हम लोग, एच ओ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसकी ऊंचाई को क्या बोलेंगे, एच आई, मतलब हाइट ऑफ इमेज। देखिए ये जो है, मैं आपको एक बार क्लैरिटी के साथ समझा दूं कि देखिए वस्तु जो होता है, वस्तु और दर्पण, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो वो जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। ठीक है, और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच भी कहीं कहीं, चाहे ये इधर ही क्यों ना बने या इधर ही क्यों ना बने, है ना, उसके बीच और दर्पण के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। देखिए ध्रुव से नहीं, दर्पण से। किससे, एक चीज याद रखिएगा, ध्रुव से नहीं नापते हम लोग, दर्पण से नापते हैं। दर्पण और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु ऊंचाई, है ना। ऑब्जेक्ट की अगर वस्तु होगी तो वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब होगी तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, प्रतिबिंब ऊंचाई। ठीक है, यही था आपका क्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आया आपको यहाँ तक, कहीं कोई परेशानी है। वस्तु दूरी किसको कहते हैं, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वस्तु दूरी किसको कहते हैं, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब और दर्पण के, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। समझ में आया बच्चों, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए, ऊंचाई इसको कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई। चलिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं ना। देखिए ब्लैंक स्लाइड्स क्या लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड्स, उसमें हम समझ सके। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े, चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश पढ़े हैं। ओके, एक मिनट बच्चों। ओके, हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं। ठीक, चतुर्थांश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। ठीक है, इसे तृतीय कहते हैं, इसे तृतीय, इसे चौथी है। ठीक है ना। ये जो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ओरिजिन। यहाँ पे जो होता है सबका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 0। ठीक है, इसी तरह सेम जो होता है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं फिजिक्स में भी। ठीक है ना, दर्पण जो होता है, ठीक है, मान लीजिए क्या है मेरा उत्तल दर्पण, या फिर इधर मान लीजिए एक और दर्पण बना दिया मैंने, ये क्या है मेरा अवतल दर्पण। ठीक है, जो प्रधान अक्ष होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस, इसीलिए हमने एक्स एक्स नाम दिया था, है ना। प्रधान अक्ष जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और दर्पण जिस डायरेक्शन में खाया होता है पूरा उसे वो वाई एक्सिस कह देते हैं। ठीक है ना, वो वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, और देखिए तो इसका ओरिजिन कौन होता है, था ओरिजिन कौन होता है इसका, जो हमारा जो ध्रुव होता है, पोल जो होता है, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन। अब देखिए मैंने आपको जो एक बताया था इमेज में, ध्यान है इमेज क्या होता है, मतलब अभी जो वस्तु ऊंचाई क्या होता है ना, वस्तु दूरी, वस्तु किधर रखा था मैंने, वस्तु जब भी हम कहीं रखेंगे दर्पण में, हम उसका प्रतिबिंब पाने के लिए तो हम किधर रखेंगे, दर्पण के सामने रखते हैं। हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने। देखिए जब दर्पण के सामने रहेगा तो ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा, ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है हमारी, निगेटिव। पहला तो मैंने क्या बोला, एक्स इन एक्स को क्या मानते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस मानते हैं।
दूसरा मैंने क्या बताया, जो पोल होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से जो वस्तु जो होता है हमेशा दर्पण के बायां रखते हैं ना। तो ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन का बायां निगेटिव होता है और दायां क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर जो होता है पॉजिटिव, नीचे जो होगा निगेटिव। अगर वस्तु हमेशा बाएं रखेंगे तो वस्तु दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी किसको कहते हैं, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को, ठीक। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, हमें हमारी हमेशा निगेटिव होती है, ठीक। प्रतिबिंब दूरी वो कभी निगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती है, क्योंकि कभी हमारा जो होता है दर्पण के सामने ही बनता है, सॉरी ये उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है मेरा वस्तु, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, उसका वस्तु दूरी क्या हो जाता है मेरा, वस्तु दूरी इसमें क्या हो जाता है, प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या हो जाता है मेरा पॉजिटिव, मगर इसमें क्या हो जाता है मेरा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये दर्पण के सामने ही बनती है। तो बायां साइड बनेगी तो क्या होगा निगेटिव, दायां साइड बनेगी तो पॉजिटिव। और उसी तरह से इसमें देखिए नीचे के साइड बन रहा है वस्तु की इमेज, तो क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव। इसमें देखिए सॉरी ये गलत है, ये नहीं, इसमें देखिए नीचे की तरफ बना है वस्तु का इमेज, तो क्या हो गया ये निगेटिव, इसमें ऊपर बना है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। सेम एकदम कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वही हम इसमें यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अच्छा, इसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों कहते हैं पता है बच्चों? देखिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इनका जो कन्वेंशन जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्टेशियन, इसीलिए इसे हम उन्हीं के नाम से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसके चार मुख्य नियम है। पहला क्या है, मुख्य अक्ष को एक्स एक्सिस माना जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, पोल ओरिजिन को जीरो माना जाता है, पोल को क्या माना जाता है, दूसरा जीरो। तीसरा क्या है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं रखती है, इसीलिए वस्तु दूरी जो होता है ये यू लिख दीजिएगा, वस्तु दूरी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है निगेटिव, हमेशा ऋणात्मक होती है चाहे दर्पण कोई भी हो, ठीक है। चौथा रूल क्या है, प्रकाश हमेशा बाएं से दाईं ओर चलती है, इसलिए चिन्ह इस प्रकार होता है कि दाएं दिशा राइट साइड, बाएं दिशा निगेटिव साइड, है ना। दाएं दिशा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा दाएं दिशा में, और बाएं दिशा में क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। मतलब इस दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव और इस दिशा में जाएगा तो निगेटिव, ठीक है। चलिए बारी बारी से बस ये लास्ट मेरा है, ठीक है। आज काफी लंबा लेक्चर हो गया हुआ है, ठीक है, मगर इसको हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करके ही जाएंगे, बीच में छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए दूरी के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब ध्रुव के बीच दिशा निगेटिव है ना, क्या ध्रुव के सॉरी ध्रुव के बाएं दिशा, क्या ध्रुव का बाएं दिशा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बाएं दिशा क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। देखिए तो अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी, उसका फोकस, उसका वक्रता केंद्र, है ना, या उसका वक्रता त्रिज्या, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि मैंने आपको बताया है, ये सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। क्या क्या होता है अवतल दर्पण का, वस्तु दूरी, अवतल दर्पण का वस्तु दूरी के बाद फिर क्या हो गया मेरा वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब क्या होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब भी निगेटिव होते हैं क्योंकि ये दर्पण के सामने बनता है, ठीक है ना। ध्रुव के दाएं दिशा पॉजिटिव होता है, जैसे उत्तल दर्पण का फोकस बताया मैंने कुछ साइड होता है ना, वक्रता केंद्र भी बताया मैंने कुछ साइड होता है दर्पण के बाएं दायां साइड, है ना। और आभासी प्रतिबिंब भी होता है जो दर्पण के पीछे ही बनता है, मतलब दायां साइड ही बनता है, इसीलिए वो क्या होते हैं हमारा पॉजिटिव होते हैं, ठीक। उसके बाद मेरा क्या है ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर ऊपर इस तरह से इस डायरेक्शन में अगर ये जो मेरा एक्सिस है उसके ऊपर अगर इमेज बना तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे बना तो क्या होगा निगेटिव। ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइन कन्वेंशन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं, किसका, जो कोऑर्डिनेट चतुर्थांश का जो हम लोग कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम जो है अपनी वीडियो को यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या पढ़ेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, है ना। और हमारे वीडियो को स्किप कर बिल्कुल भी ना देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको, अगर समझ में आ रहा हो, क्लैरिटी दिया जा रहा हो हमारे वीडियो से, ठीक है ना, हमारे पढ़ाई से, तो आप क्या करें हमें लाइक भी करें, है ना। अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को जो है वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हम इससे वंचित ना रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू।